बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। ये लाइन हम सब ने इतनी बार सुनी है, खासकर हाल के हाई प्रोफाइल केसेस में, कि अब ये क्लीशे जैसी लगने लगी है। मनीष सिसोदिया हो या अरविंद केजरीवाल, हर बड़े मामले में ये जुमला जरूर सुनने को मिलता है। लेकिन इस आसान सी लगने वाली लाइन के पीछे कानूनी पेचीदगियां कितनी हैं? बहुत ज्यादा, क्योंकि ये लाइन एक आदर्श है, एक आइडियल। अच्छा। असलियत इस आदर्श और जमीनी हकीकत के बीच की कशमकश है। एक तरफ है एक इंसान की आज़ादी जो हमारे संविधान का आर्टिकल 21 प्रोटेक्ट करता है, और दूसरी तरफ है स्टेट की पावर, जांच एजेंसियों की जरूरत कि वो अपराध की जांच ठीक से कर पाए। बेल जुरिस्प्रूडेंस इसी बैलेंस को साधने की कोशिश है। तो आज हम इसी कशमकश की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, लीगल ब्लॉग्स हैं और जमानत के कानून पर लिखे गए कुछ विश्लेषण हैं। जमानत की पूरी प्रक्रिया को समझने में छिपा है। टेस्ट हैं तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है एक बुनियादी सिद्धांत में, एक कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया में, जिस पर जमानत की पूरी पूरी इमारत टिकी हुई है, और वो सिद्धांत है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जैसा नया कानून इस पूरे सिस्टम को कैसे बदलने की कोशिश कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन में एक सुनहरे नियम में समेट दिया है। जमानत नियम है और जेल एक बात से जुड़ा है कि इसका मतलब एक समाज के तौर पर किसी आरोपी को मुकदमे के दौरान जेल में रखना। चलिए इस पूरी चर्चा को आसान शब्दों में तोड़कर समझते हैं। असाधारण कदम होना चाहिए, एक एक्सेप्शन। जब कोई अदालत बेल पर विचार करती है, इस सिद्धांत की जड़ें कहीं और नहीं बल्कि हमारे संविधान के दिल में है। आर्टिकल 21 में ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून की तय प्रक्रिया के बिना उसकी आजादी से वंचित नहीं किया जा सकता। जमानत का अधिकार इसी संवैधानिक गारंटी से निकलता है जो हर किसी को मनमानी हिरासत से बचाता है। फरार होने का। अच्छा, क्या इस बात का खतरा है कि वो देश छोड़कर भाग सकता है? एक बहुत जरूरी आम भाषा में फ्लाइट रिस्क कहते हैं। एक ऐसी चीज जिसे लेकर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर कोई देश छोड़कर ही भाग गया तो केस कैसे चलेगा? सजा। लेकिन मान लीजिए आरोपी देश में ही रहता है, का मतलब तब अदालत को सबसे ज्यादा डर किस बात का होता है? कि किसी आरोपी को जिस पर अभी केस चल रहा है, दूसरा डर है सबूतों से अस्थायी तौर पर रिहा कर देना। क्या आरोपी बाहर आकर उन सबूतों को नष्ट कर सकता है, सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि वो व्यक्ति मुकदमे के दौरान अदालत में हाजिर रहेगा। चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात है समझने डर है गवाहों को प्रभावित करने का। और सजा, क्या आरोपी बाहर अलग-अलग गवाहों को डरा सकता है? गिरफ्तारी का मकसद सजा देना नहीं है, या लालच देकर उन्हें अपने बयान से मुकरने पर मजबूर कर सकता है। ये पक्का करना है कि आरोपी कहीं भाग न जाए और जब भी कोर्ट बुलाए वो हाजिर हो। सजा तो तब होती है जब अदालत में जुर्म साबित हो जाता है। मुझे याद है पी चिदंबरम के मामले में इन्हीं बातों पर काफी लंबी बहस हुई थी। गहरा असर उस केस में अदालत ने इन तीनों टेस्ट को कैसे देखा था? वो केस इस टेस्ट को प्रैक्टिस में समझने के लिए एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। फ्लाइट रिस्क पर अदालत का कहना था रोक लगाती है और जिंदगी भर के लिए जख्म दे जाती है। उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी हो चुका है। वो एक पब्लिक फिगर है। अगला सवाल उनके भागने का सवाल ही नहीं कोई जमानत के लिए अदालत जाता है, छेड़छाड़ वाले पॉइंट का क्या हुआ? उस पर भी अदालत ने एजेंसी की दलील नहीं मानी कि जमानत कोर्ट ने साफ कहा कि मामले से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स पहले से ही एजेंसियों के कब्जे में है। अब उनसे छेड़छाड़ करना आसान नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बहस तीसरे पॉइंट पर हुई, गवाहों को प्रभावित करने की आशंका। सीबीआई का सबसे बड़ा तर्क यही था। सवालों के जवाब ऐसी चीजें जिसे साबित करना या गलत साबित करना नहीं मुश्किल है, ये एक अंदाजे भर्ती की बात है। बिल्कुल। और यहाँ पर अदालत ने एक बहुत ही अहम और सूक्ष्म बात कही। उन्होंने कहा कि एजेंसी का ये आरोप कि वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं बहुत ही आम और वेग है। मतलब सीबीआई ने कोई ऐसा नहीं है उदाहरण नहीं बताया कि कब, कैसे या किस गवाह से संपर्क करने की कोशिश की गई। और फिर अदालत ने एक ऐसी बात कही जिसका जिक्र आपने पहले किया था। उन्होंने मामले की नेचर को और आरोपी के खिलाफ या कमजोर गवाह वाली बात है। तो क्या अदालत ये कह रही थी कि व्हाइट कॉलर क्राइम में जहां सबूत कागजों में बंद होते हैं, वहां जमानत के नियम अलग नजरिए से देखे जाने चाहिए? एक तरह से हाँ। अदालत का इशारा इस तरफ था कि हर मामले को एक ही लाठी से नहीं हाँका जा सकता है। ये वो उनका कहना था कि इस केस में ज्यादातर गवाह सीनियर आईएएस ऑफिसर्स या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं। इन्हें डराना धमकाना उतना आसान नहीं जितना किसी देहाती या कमजोर गवाह को करना होता है, जैसा कि किसी जमीन विवाद या हिंसा के मामले में हो सकता है। कोर्ट ने साफ किया कि जहां मामला डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पर निर्भर है, वहां गवाहों को प्रभावित करने का डर आमतौर पर कम होता है और इसलिए जमानत का केस ज्यादा मजबूत हो सकता है। आजादी का सवाल नहीं है, ये न्याय, समाज की सुरक्षा और हमारे सिस्टम पर
पर पड़ने वाले बोझ का भी सवाल कदम पीछे चली गई तो है आखिर में कि क्या जमानत का जो गिरफ्तारी पूरा जरूरी भी संघर्ष थी है या वो नहीं। इसी एक सवाल पर बहुत बड़ा आके रुक शिफ्ट जाता है। है। ये कोई भी एक न्याय बहुत ही प्रणाली ये इम्पोर्टेंट कैसे शिफ्ट सुनिश्चित करे है। सुप्रीम कि कोर्ट इंसाफ ने पाने का अरनेश जो कुमार लंबा वर्सेस रास्ता है, स्टेट ऑफ वो बिहार रास्ता ही और अपने आप में बाद एक में सजा न बन जाए। सत्येंद्र कुमार ये सवाल अंतिल के शायद मामलों एक में सभ्य इस समाज पर की बहुत सबसे साफ बड़ी दिशा चुनौतियों निर्देश में से दिए हैं। एक है। कोर्ट ने देखा कि जेल्स में आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अंडर ट्रायल्स का है, जिनको छोटे मोटे जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इससे आम आदमी सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। बिल्कुल, इसलिए कोर्ट ने कहा कि जिन अपराधों में सजा 7 साल या उससे कम है, उनमें गिरफ्तारी एक रूटीन एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए। मतलब ऑटोमेटिक नहीं होनी चाहिए। नहीं, गिरफ्तारी एक एक्सेप्शन होनी चाहिए, जिसे आखिरी उपाय के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पुलिस को अपनी केस डायरी में लिखित में वजह देनी होगी कि गिरफ्तारी क्यों जरूरी है। पुलिस पर तो ठीक है, लेकिन क्या अदालत भी इस नियम से बंधी है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि पुलिस कोई वजह दे और मजिस्ट्रेट उसे बस आंख बंद करके मान ले। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि मैजिस्ट्रेट की भी ये ड्यूटी है कि वो पुलिस द्वारा दिए गए कारणों की जांच करे। वो मैकेनिकली यानी यंत्रवत तरीके से रिमांड को मंजूरी नहीं दे सकते। अच्छा। उन्हें देखना होगा कि गिरफ्तारी की सच में जरूरत थी या नहीं। अगर पुलिस ऑफिसर या मैजिस्ट्रेट इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई से लेकर कोर्ट की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तक की कार्रवाई हो सकती है। यही सिद्धांत हाल ही में अरविंद केजरीवाल के सीबीआई वाले मामले में बहुत जोर शोर से उठा था। बिल्कुल। वहां तो सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी की नेसेसिटी और टाइमिंग दोनों पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उस केस में जस्टिस उज्जवल भुइयां की टिप्पणियां देखने लायक है। उन्होंने सीधा सीबीआई से पूछा कि आपको एफआईआर दर्ज किए हुए लगभग 2 साल हो गए। 2 साल? हाँ, आपने इन्हें इस मामले में पहले कभी गिरफ्तार नहीं किया। अब अचानक ठीक उस वक्त जब इन्हें ईडी वाले मामले में बेल मिल गई, आपको इन्हें गिरफ्तार करने की क्या जरूरत पड़ गई? टाइमिंग बहुत संदेहास्पद थी। सीबीआई ने इस पर क्या दलील दी थी? उनका जस्टिफिकेशन क्या था? सीबीआई का कहना था कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे और गोलमोल जवाब दे रहे थे। यहाँ पे जस्टिस भुइयां ने इस दलील को सीधा संविधान के आर्टिकल 23 से जोड़ दिया, जो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। राइट, द राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी चुप रहने का अधिकार। एग्जैक्टली। जस्टिस भुइयां ने कहा कि चुप रहना या गोलमोल जवाब देना गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता। ये आरोपी का संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने एक बहुत अहम लाइन कही, पावर टू अरेस्ट इज वन थिंग, नीड टू अरेस्ट इज अनदर। सिर्फ इसलिए कि आपके पास गिरफ्तार करने की शक्ति है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको गिरफ्तार करना ही है। जरूरत साबित करनी पड़ेगी। ओके, तो सामान्य मामलों में सिद्धांत काफी हद तक साफ है, ट्रिपल टेस्ट और गिरफ्तारी की जरूरत। लेकिन अब आते हैं उस एरिया में जहां ये सारे नियम धुंधले पड़ जाते हैं, आर्थिक अपराध, खासकर पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। कहा जाता है कि इस कानून के अंदर बेल मिलना लगभग नामुमकिन है। ऐसा क्यों? आपने नामुमकिन शब्द का इस्तेमाल किया, और कुछ साल पहले तक ये काफी हद तक सच था। इसकी वजह थी पीएमएलए का सेक्शन 45, जिसमें जमानत के लिए 2 ऐसी शर्तें थीं जिन्हें ट्विन कंडीशंस कहा जाता था। ट्विन कंडीशंस? हाँ, ये शर्तें इतनी सख्त थीं कि उन्हें पूरा करना बहुत मुश्किल था। क्या थी ये शर्तें? पहली शर्त तो आसान थी कि सरकारी वकील को बेल एप्लीकेशन का विरोध करने का पूरा मौका दिया जाएगा, लेकिन दूसरी शर्त आम कानूनी सिद्धांत के बिल्कुल उल्टी थी। अच्छा। वो कहती थी कि अदालत को बेल देने से पहले इस बात पर प्राइमा फेसी यानी पहली नजर में संतुष्ट होना पड़ेगा कि आरोपी दोषी नहीं है, और इस बात की भी संभावना है कि वो बेल पर रहते हुए कोई और अपराध नहीं करेगा। एक मिनट, दोषी नहीं है, ये तो पूरे कानून के बुनियादी सिद्धांत कि जब तक दोषी साबित न हो जाए तब तक हर कोई निर्दोष है को सिर के बल खड़ा कर देता है। बिल्कुल। यहाँ तो बेल के लिए ही आपको निर्दोष साबित करना पड़ रहा है। बिल्कुल, ये एक छोटा मोटा ट्रायल चलाने जैसा हो गया था, वो भी बेल की स्टेज पर। इसीलिए 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने निकेश ताराचंद शाह के मामले में इन ट्विन कंडीशंस को असंवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया। ओके। कोर्ट ने कहा कि ये शर्तें मनमानी है और आर्टिकल 14 और 21 का उल्लंघन करती हैं। तो इस जजमेंट के बाद तो पीएमएलए में बेल आसान हो जानी चाहिए थी, लेकिन आज भी हम सुनते हैं कि पीएमएलए के केसेस में बेल मिलना बहुत मुश्किल है। इसका क्या कारण है? इसकी वजह है 2018 का एक संशोधन। निकेश ताराचंद शाह जजमेंट के बाद सरकार ने पीएमएलए में एक अमेंडमेंट किया
और उसके बाद 2022 में विजय मदन लाल चौधरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक अलग बेंच ने इस अमेंडमेंट को सही ठहरा दिया। मतलब एक तरह से बेल की सख्त शर्तों को फिर से लागू कर दिया। तो अभी लीगल पोजीशन क्या है? क्या निकेश ताराचंद शाह वाला फैसला लाडू है या विजय मदन लाल वाला? ये तो काफी कंफ्यूजिंग है। ये बेहद कंफ्यूजिंग है और इस पर लीगल सर्कल्स में काफी बहस जारी है। अभी स्थिति ये है कि अदालतें विजय मदन लाल जजमेंट से बंधी हुई हैं, जिसकी वजह से पीएमएलए में बेल आज भी एक बहुत ऊंची दीवार है। हालांकि इस फैसले को रिव्यू करने के लिए एक बड़ी बेंच के पास मामला भेजा गया है, पर जब तक उस पर फैसला नहीं आता, सख्ती बरकरार है। तो इन सारी चर्चाओं का, अलग अलग जजमेंट्स का और सिस्टम की कमियों का निचोड़ क्या है? ऐसा लगता है कि अदालतें बार बार आज़ादी के हक में बोलती हैं, लेकिन सिस्टम में कुछ ऐसी चीजें हैं जो बदलती नहीं। क्या कोई आगे का रास्ता दिख रहा है? रास्ता दिख रहा है, और अहम बात यह है कि अब वो रास्ता सिर्फ अदालत के दिशा निर्देशों पर नहीं, बल्कि कानून का हिस्सा बन रहा है। अच्छा। नया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 2023 इस मामले में एक बहुत बड़ा कदम है। उसने उन सभी सिद्धांतों को, जिनकी हम अभी तक बात कर रहे थे, फॉर्मल तौर पर कानून में शामिल कर लिया है। जैसे कि अरनेश कुमार वाले गाइडलाइंस। हाँ, BNSS की धारा 35 अब साफ तौर पर कहती है कि 7 साल से कम सजा वाले मामलों में पुलिस को गिरफ्तारी की वजह लिखनी पड़ेगी और मजिस्ट्रेट को उसकी समीक्षा करनी पड़ेगी। तो जो चीज पहले सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का निर्देश थी, अब वो देश का कानून है। बिल्कुल, इसे इग्नोर करना अब और भी मुश्किल होगा। ये तो एक अहम बदलाव है। क्या BNSS में इसके अलावा भी बेल से जुड़ा कोई बड़ा गेम चेंजिंग प्रावधान है? एक बहुत बड़ा, और आप उसे क्रांतिकारी भी कह सकते हैं, बदलाव है BNSS की धारा 479 में। ये अंडर ट्रायल से जुड़ा है। वो कैदी जिनका केस अभी चल रहा है। हमारी जेलों का एक बड़ा हिस्सा तो अंडर ट्रायल से ही भरा है। बिल्कुल। न्याय कानून कहता है कि अगर कोई अंडर ट्रायल जो पहली बार अपराधी है, अपने जुर्म की मैक्सिमम पॉसिबल सजा का 1/3 हिस्सा जेल में काट चुका है, तो उसकी जमानत फाइल करना अनिवार्य होगा। और यही नहीं, अगर वो आधा हिस्सा काट चुका है तो उसे जरूर रिलीज करना पड़ेगा, कुछ गंभीर मामलों को छोड़कर। पर इसमें क्रांतिकारी क्या है? ऐसा प्रावधान तो पहले भी था CRPC सेक्शन 436A में। प्रावधान था, पर उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। उसको लागू करने की जिम्मेदारी किसी पर नहीं थी। आरोपी या उसके वकील को ही कोर्ट में अर्जी देनी पड़ती थी। ओके। अब BNSS की धारा 479 में जो सबसे बड़ा बदलाव है वो ये है कि अब जेल सुपरिटेंडेंट की जिम्मेदारी होगी कि वो ऐसे कैदियों की लिस्ट तैयार करे और उनकी जमानत के लिए अदालत में प्रोएक्टिवली अर्जी दे। एक मिनट, इसका मतलब अब जिम्मेदारी आरोपी से हटकर सरकार यानी जेल सुपरिटेंडेंट पर आ गई है? ये तो पूरे सिस्टम की बुनियादी सोच को ही पलट देता है। सही समझे आप। अब तक बेल मांगना हमेशा आरोपी का काम था। अब स्टेट की यानी जेल प्रशासन की ये ड्यूटी बन गई है कि वो देखे कि कोई व्यक्ति कानून द्वारा तय सीमा से ज्यादा अंडर ट्रायल के तौर पर जेल में ना रहे। ये तो जेलों में भीड़ कम करने का एक इंस्टीट्यूशनल तरीका है। हाँ, एक सिस्टमैटिक तरीका है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या इसका एक दूसरा पहलू भी है? क्या ये प्रैक्टिकल है? हमारी जेल्स ऑलरेडी इतनी ओवरबर्डन है, स्टाफ की कमी है। क्या जेल सुपरिटेंडेंट के पास इतना टाइम और रिसोर्स होगा कि वो हर एलिजिबल अंडर ट्रायल की फाइल तैयार करके कोर्ट में अप्लाई करे? कहीं ये कानून सिर्फ कागजों पर ही सिमट कर ना रह जाए? आपकी आशंका गलत नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन इसका सबसे बड़ा चैलेंज होगा। इसके लिए जेल स्टाफ को ट्रेन करना पड़ेगा, उन्हें जरूरी रिसोर्सेज देने पड़ेंगे और एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे इसकी मॉनिटरिंग हो सके। सही बात है। लेकिन कानून में इस जिम्मेदारी को डालना अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है। ये उस सोच को दर्शाता है जो जस्टिस भुइया ने अपने फैसले में लिखी थी, द प्रोसेस कैन नॉट बी द पनिशमेंट, यानी न्यायिक प्रक्रिया खुद एक सजा नहीं बन जानी चाहिए। और उन्होंने वो सांप सीढ़ी वाले खेल का भी जिक्र किया था। हाँ, कि आरोपी को सांप सीढ़ी का खेल खेलने पर मजबूर नहीं किया जा सकता, जहां वो बेल के लिए एक अदालत से दूसरी अदालत के चक्कर काटता रहे और सिस्टम उसे नीचे धकेलता रहे। नया कानून उस सांप को सिस्टम से हटाने की एक कोशिश है। हमने बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन से शुरुआत की थी। इस पूरी चर्चा के बाद मैं ये सोच रहा हूं कि ये लाइन सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाला संघर्ष है, एक नागरिक की आजादी और स्टेट की शक्ति के बीच। बिल्कुल, सिद्धांत साफ है, ट्रिपल टेस्ट, गिरफ्तारी की जरूरत और अब तो BNSS के नए प्रावधान।
असली चुनौती इन सिद्धांतों को हर पुलिस स्टेशन, हर मैजिस्ट्रेट कोर्ट और हर जेल में कंसिस्टेंट तरीके से लागू करने की है। ये सिर्फ कानून बदलने की बात नहीं है, ये कल्चरल शिफ्ट की बात है, जहां आज़ादी को डिफ़ॉल्ट माना जाए और उस पर लगाए जाने वाली हर पाबंदी को सख्ती से जस्टिफाई करना पड़े। ये सभी सोर्स न्यायपालिका के एक साफ रुझान को दिखाते हैं। ट्रायल से पहले की हिरासत को सजा का एक रूप बनने से रोकना। नया BNSS कानून तो स्टेट पर भी अंडर ट्रायल्स के लिए बेल मांगने का कर्तव्य डालता है। इस पूरे बदलाव को देखते हुए एक सवाल मन में आता है। क्या? हमने देखा कि अदालत के डर अक्सर फ्लाइट रिस्क या गवाहों को प्रभावित करने से जुड़े होते हैं। आज के डिजिटल युग में बेल सुधार में अगला कदम क्या हो सकता है? क्या इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग या GPS ट्रैकिंग जैसी टेक्नोलॉजी एक विकल्प बन सकती है, जिससे लोगों को जेल में रखने की जरूरत ही कम हो जाए और अदालत के डर भी शांत हो जाएं? सोचने वाली बात है।